तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, ये मेरे पास क्वेरी आई थी कि सर इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, क्योंकि मैं आपके लिए लेके आया हूँ बीएससी प्रॉब्लम क्लासेस। ठीक है, इस लॉकडाउन के बाद आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है ऐसी। ठीक है, तो मैं एक सीरीज़ लेके आया हूँ जिसमें आप मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, मे बी बीएससी की, मे बी एमएससी की। ओके, तो बच्चों शुरू करते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, एंड गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। अब देखो बच्चों फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, देखो बच्चों आपको पता है नेचर में मोस्टली जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो किस में, 3D में है। आप भी 3D में हो, मैं भी 3D में हूँ, मेरा एक खुद का एक सिस्टम है, आपका भी खुद का एक सिस्टम है। ये मार्कर भी थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, तो इसका खुद का एक क्या है, सिस्टम है। ठीक है, तो जो सिस्टम होता है, ठीक है, 3 एक्सेस वाला, एक्सिस एक्स, वाई और जेड। आपको पता है कि भाई हमारे पास 3 क्या होती हैं, एक्सिस होती हैं, एक्सिस एक्स, एक्सिस वाई, एक्सिस जेड, और ओरिजिन कितना होता है, ओ। यहाँ पे काटती हैं आपस में। ठीक है, ये आपको पता है। तो बच्चों इसी हम क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं या फिर सिस्टम बोलते हैं, क्योंकि आपको पता है मैथमेटिक्स में ये एज्यूम किया गया है कि इसके रेस्पेक्ट में, इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। किसकी, किसी भी बॉडी की स्टेट की। आपको पता है हर बॉडी की 2 ही स्टेट हो सकती है, या तो वो बॉडी किस पे रहेगी, रेस्ट पे रहेगी, या क्या करेगी, मूव करेगी। ठीक है, तो जो भी कंडीशन है, जो भी स्टेट है, उसकी स्टडी हम किस भी रेस्पेक्ट में करते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में करते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो ये। अब बच्चों हमारा जो बीएससी फर्स्ट ईयर का जो हमारा सिलेबस है, उसके अंदर हमेशा हमने मिनिमम 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस एज्यूम कर रखे हैं। एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमेशा हमने कौन सा ले रखा है, कैपिटल एस, सिस्टम एस, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरा हमने लिया है एस डैश, जिसमें यहाँ पे जो एक्सिस एक्स होती है, यहाँ पे क्या होता है, एक्स डैश, यहाँ पे इसी के अलॉन्ग क्या होता है, वाई डैश, इसी के अलॉन्ग क्या होता है, जेड डैश। ठीक है, तो ये जो सिस्टम हमने जो बनाया है एच डैश, वाई डैश और जेड डैश, इसे हम क्या बोलते हैं, सिस्टम एच डैश। ठीक है, और हमेशा हमने शुरू में ये एज्यूम कर रखा है कि इनिशियली सिस्टम एस और एच डैश हमेशा क्या होते हैं, आपस में क्या होते हैं, एक ही पॉइंट पे प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, आपस में ओवरलैप्ड है, मतलब एक ही पोजीशन पे है। ठीक है, इनका जो कॉमन पॉइंट है वो क्या कर रहा है, ओ डैश, दोनों पॉइंट कैसे हैं, सेम है। ठीक है, तो पहली बात तो ये हमारे पास ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। अब बच्चों बात करते हैं इसके टाइप्स की। ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, फर्स्ट इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मैंने शॉर्ट में लिखा है FOR, इसका मीनिंग वैसे फॉर्म क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, नाउ अब देखो बच्चों, इसको डीप में ना पढ़ के हम एकदम सिंपल वे में इसको सीखेंगे, इसका मीनिंग क्या है। देखो नाम में क्या लिखा हुआ है, इनर्शियल। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, याद आया, लॉ ऑफ इनर्शिया, उसमें आपने पढ़ा था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या कह रहा था, ध्यान दीजिए। इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट then it will continue its state unless there is no external force is applied on it। जब तक कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स को हम नहीं लगाएंगे तब तक ये ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, रेस्ट पे रहेगा। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए मेरे पास F1 है, यहाँ पे F2 है, जहाँ मेरे पास F3, ऐसे बहुत सारे फोर्सेस इस पे वर्क कर रहे हैं, लेकिन जो नेट फोर्स है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर वो कितना है, 0 है। कितना है, 0 है। तो ये ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा।
ऑब्जेक्ट कैसा रहेगा, स्टेबल रहेगा। अब इसका मीनिंग क्या है, ध्यान दीजिए, फोर्स क्या होता है, एम ए कितना आएगा, 0। अब आपको पता है यहाँ पे इंटू हो रहा है एम इंटू ए, तो मास तो 0 हो नहीं सकता। हर बॉडी का, हर ऑब्जेक्ट का मास तो कंफर्म होता ही है। जैसे आपको पता है इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन जो आपको दिखाई नहीं देते, फिर भी उनका एक मास है ही नहीं है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट का भी मास तो होगा ही होगा। तो देखिए क्या आएगा, एक्सीलरेशन कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, एक्सीलरेशन क्या आएगा, 0 आएगा। और आपको पता है एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। अगर एक्सीलरेशन 0 है, इसका मतलब उस बॉडी की जो वेलोसिटी है वो कैसी है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। क्योंकि अगर आपने इस इक्वेशन का आपने क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी, तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा, एक्सीलरेशन इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, तो बच्चों ध्यान दो इन ब्लॉक्स के बेसिस पे आप डेफिनेशन दे सकते हो किसकी, इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की है। डेफिनेशन कैसे देंगे, ध्यान दीजिए, द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच ऑब्जेक्ट मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, मतलब ये सभी सिस्टम्स जिनमें कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है, तो उसका जो सिस्टम होता है उससे हम क्या बोलते हैं, इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। ठीक है, या फिर इसकी बेस पे देखते हैं, एक्सीलरेशन कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, तो आपको पता है इसका मतलब क्या होगा, एक्सीलरेशन लेस। तो हम क्या बोलेंगे, ध्यान दीजिए, द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच द मोशन ऑफ पार्टिकल हैज एक्सीलरेशन लेस। ठीक है, सो दिस सिस्टम विल बी नोन एज इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो बच्चों ध्यान देना, फोर्स इक्वल टू जो है आपके पास 0 है, जो आया है नेट फोर्स, ये किस में था, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में था। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, इसमें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ भी क्या होता है, वैलिड होता है। आगे देखिए, आपने फोर्स काम में का लिया, एम ए का में लिया है, आपको पता है एफ इक्वल टू क्या, एम ए, ये किसका पार्ट है, न्यूटन्स सेकेंड लॉ का पार्ट है। तो इसका मतलब इस इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ दोनों ही लॉ क्या आएंगे, काम में आएंगे। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कोमा सेकेंड लॉ आर वैलिड इन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सिंपल सा फंडा है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान देना इन बातों पे। आगे हमारे बीएससी में हम जब न्यूमेरिकल्स निकालते हैं, फिर हम डेरिवेशन हम जब पढ़ेंगे, तो अगर कोई सिस्टम मूव भी करेगा तो हमेशा उसकी वेलोसिटी हम कैसी मानेंगे, कांस्टेंट मानेंगे। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर मैं ये बताऊंगा कि बाद में सिस्टम एज टेस्ट क्या करेगा, मूव करना शुरू करेगा विद कांस्टेंट वेलोसिटी v। तो मूव तो कर रहा है पर फिर भी क्या कहलाएगा, इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बिकॉज इट्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखो बच्चों, नाम से पता लग रहा है नॉन इनर्शियल है। ठीक है, मतलब जैसे इसका रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, मतलब फोर्स की वैल्यू क्या होगी, नॉट इक्वल टू 0। एक्सीलरेशन भी कैसा होगा, नॉट इक्वल टू 0, मतलब वेलोसिटी क्या करेगी, वेरी करेगी। क्या करेगी, वेरी करेगी। ठीक है, तो देखो बच्चों होता क्या है, ध्यान दीजिए, आपकी जो अर्थ है, ठीक है, आपकी अर्थ किस एग्जाम्पल होता है, एग्जाम्पल ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बट होता क्या है, अर्थ की जो एंगुलर वेलोसिटी है बच्चों, एंगुलर वेलोसिटी वो बहुत कम होती है, बहुत ही क्या होती है, कम होती है। ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। हम जब पढ़ेंगे रोटेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, तो आप ये पाओगे इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा क्या होती है, कम होती है। तो ये वैल्यू इतनी कम है, देखो आप 10⁻⁵ आ रहा है, ये वैल्यू इतनी कम है, इसको हमने क्या माना है, नेगलेक्ट माना है। तो अर्थ किसका एग्जाम्पल है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बट इसे माना क्या गया है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये बात भूल मत जाना, ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है इसका। ठीक है, वो देखिए नॉन इनर्शियल है, तो इसमें न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ दोनों ही वैलिड नहीं होते, क्योंकि आप देखिए नेट फोर्स 0 नहीं है। ठीक है, और जो एक्सीलरेशन वो भी 0 नहीं है। ठीक है, तो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ वैलिड नहीं होते, किसमें, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। तो ये जस्ट ये इंट्रो पार्ट था बच्चों। मेन टॉपिक हमारे पास क्या है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, मेन टॉपिक हमारा ये होता है जिसपे न्यूमेरिकल्स बीएससी में कंफर्म आते हैं। ठीक है, अब देखिए हाँ, तो हम अब पढ़ेंगे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कि ये है क्या, ऐसा क्या है इसके अंदर कि ये आपको प्रॉब्लम कर रहा है। बच्चों इस टॉपिक के अंदर आपको थोड़ी सी वो चाहिएगी, इमेजिनेशन। क्या चाहिएगी,
थोड़ी सी क्या चाहिएगी, इमेजिनेशन चाहिएगी, आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ठीक है। यू हैव टू थिंक, यू हैव टू इमेजिन द फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। देखो बच्चों, गैलीलियन साहब ने क्या बोला, ध्यान दीजिए। उनके मुताबिक मान लीजिए आपके पास दो पर्सन है, ठीक है, और दोनों किस में, 3D में, दोनों का खुद का एक क्या है, सिस्टम है, ठीक है। मान लीजिए इस फर्स्ट पर्सन का सिस्टम क्या है, एस है, और इस दूसरे सिस्टम का दूसरे पर्सन का सिस्टम कौन सा है, एच डैश है, ठीक है। ये दूसरा पर्सन हो गया हमारे पास, ठीक है। अब देखिए उन्होंने क्या बोला, जब कभी रिलेटिव मोशन होता है दो बॉडीज के बीच में, जैसे मान लीजिए एच डैश क्या करना शुरू कर रहा है, मूव करना शुरू कर रहा है, ठीक है। तो किसी भी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो भी पॉसिबिलिटीज, जो भी इंसिडेंट पॉसिबल हैं, ठीक है, या उसके डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, जो कुछ भी इन्वॉल्व हो रहा है दूसरे सिस्टम में, जो मूव कर रहा है, तो उनके एक्सप्रेशन इस जो स्टेशनरी जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसमें किस प्रकार से चेंज होंगे, वो दिया था किसने, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ने। दोबारा समझो बात को कि मेरे पास दो सिस्टम थे, एस और एच डैश, ठीक है। तो मेरे पास दो पर्सन थे, शुरू में क्या थे, दोनों स्टेबल थे। जैसे मान लीजिए, इसको चलो एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए मैं बस स्टैंड पे खड़ा हूँ, ठीक है, तो मैं खुद का ही सिस्टम हूँ, तो मेरे पास सिस्टम कौन सा हुआ, एस। मान लीजिए मेरे बगल में एक कार है, जो शुरू में क्या थी, रेस्ट थी, जस्ट बगल में कार खड़ी थी मेरे, वो क्या सिस्टम, एच डैश है। अब कार ने मूव करना शुरू किया, कार ने मूव करना शुरू किया, तो कार जब मूव करेगी धीरे धीरे, तो क्या कवर करेगी, वो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी, उसकी एक वेलोसिटी भी होगी, उसका एक एक्सीलरेशन भी होगा। तो ये किसका पार्ट है, लेकिन एच डैश का है ना। तो इनके एक्सप्रेशन मेरे सिस्टम में कैसे होंगे, मेरे रेस्पेक्ट में किस प्रकार से बनेंगे, उसका जो इक्वेशन दिया था वो किन्होंने दिया था, गैलीलियन साहब ने दिया था। तो नाम क्या पड़ गया, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, ठीक है। अब देखिए इसको इजी वे में हम करते हैं डेरिवेशन, ठीक है, जो हमारे सिलेबस में भी है और इस पर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। और उसके बाद हम पढ़ेंगे मेन टॉपिक लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें इसका बहुत बड़ा यूज़ है। देखिए बच्चों, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे पहले इनिशियली हम ये मानते हैं कि हमारे पास दोनों सिस्टम जो हैं, एस और एच डैश, वो एक ही पॉइंट पे है, एक ही पॉइंट पे, मतलब यहीं पे ही एस ओ है, यहीं पे क्या है, ओ डैश है, ठीक है। अब देखिए अब क्या हुआ, ध्यान दीजिए, इनमें से किसी एक सिस्टम का आप क्या मान लो, मूव करता हुआ मान लो। हमने माना कि एस तो किस पे है, रेस्ट पे है, और एच डैश क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। देखिए कैसे करेगा मूव, अगर एस रेस्ट पे है बच्चों, तो सिंपल सी बात है, ध्यान दीजिए कि ये वाई और ये कितना हो जाएगा, जेड। ये मेरे पास सिस्टम क्या हो जाएगा, ओ, ये मेरे पास ओरिजिन ओ और सिस्टम एस। अब एच डैश मूव कर रहा है, तो जब ये मूव करेगा थोड़ा सा आगे आएगा, सिस्टम थोड़ा सा आगे आएगा, ठीक है। तो अब मान लीजिए यहाँ पे आ गया ये सिस्टम, वाई डैश यहाँ पे आ गया, जेड डैश यहाँ पे आ गया, और आपको पता है एच डैश कहाँ होगा, यहीं कहीं होगा, ये मेरे पास क्या हो गया, एच डैश। और जो अब जो ओरिजिन जो ओ डैश वो कहाँ आएगा, इस पॉइंट पे आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, तो अब आपको पता है मैथमेटिक्स के अंदर हमारे पास एक कोऑर्डिनेट होता है, 3D में एक्स वाई जेड, 2D में एक्स वाई होता है। भी कोई भी इंसिडेंट हो रहा है, कोई भी इंसिडेंट हो रही है, कोई प्रोसेस हो रही है, तो उसको हम शो किससे करते हैं, नॉर्मल में पॉइंट से शो करते हैं। जैसे इस रूम में मान लो अगर मैं खड़ा हूँ, तो मेरी एक पोजीशन होगी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ओ, जो भी आपने एज्यूम कर रखा है। तो देखिए इसकी जो पोजीशन बनेगी वो कैसे बनेगी, आर वेक्टर बनेगी। और आपको पता है आर वेक्टर कैसा होता है, एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप, ठीक है। तो देखिए, तो मान लीजिए मेरे पास ये पॉइंट पी यहाँ पे है, इसी पे कोऑर्डिनेट क्या था पहले, एक्स वाई जेड, और यहाँ पहले जब दोनों ओवरलैप्स तो क्या था, एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ का जो पर्सन है, इसके रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन तो क्या रहेगी, वही रहेगी, क्या रहेगी, आर वेक्टर। वो एरो कैसा बनेगा अपना, ऐसा बनेगा। अब इस पर्सन, यहाँ जो पर्सन खड़ा है ओरिजिन ओ डैश पे, उसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, आर डैश वेक्टर बन जाएगा, ठीक है। इसे हम कैसे पढ़ेंगे, एक्स डैश आई कैप, वाई डैश जे कैप,
z डैश k कैप। ठीक है, अब देखो बच्चों मेन बात है o डैश की। इसे हम क्या लिखें भाई, ये सिस्टम एच डैश जो था वो पहले यहाँ पे था, फिर इसने मूव करना शुरू किया यूँ, तो एरो कैसे बनाओगे, ऐसा बनाओगे। अब बची बात ओ डैश को कि हम इसको कैसे लिखें, तो सिंपल सी बात है बच्चों, इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी वेलोसिटी है v, जिसको हमने कहाँ लिखा, यहाँ पे लिखा, और ये मूव लगातार करता जा रहा है। तो जो इसकी टाइम पीरियड हमने माना वो मान लीजिए हमने कितना माना t, और आपको पता है डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड के लिए हमने क्या कर दिया v वेक्टर इंटू में t। तो मतलब हमारे पास जो ओ डैश है उसकी एक्सप्रेशन कैसा होगा, v वेक्टर इंटू में t होगा। ठीक है, t वो टाइम है जिसके अंदर ये ऑब्जर्वर पॉइंट ओ से कहाँ तक पहुँचा है, इस पॉइंट तक पहुँचा है। ठीक है, अब सिंपल सी बात है बच्चों, इसमें हम क्या लगा देंगे, ट्रायंगल लो। क्या लगाएंगे, ट्रायंगल लो। कैसे लगाएंगे, ध्यान दीजिए। ट्रायंगल लॉ आपको आता है जब किसी ट्रायंगल की दो साइड्स कैसी होती है, लगातार होती है, कंसेक्यूटिव होती है, तो उनका सम हमेशा क्या होता है, थर्ड साइड के इक्वल होता है और अपोजिट भी होता है। देखियो जैसे हम ओ से ओ डैश गए, एक साइड हो गई, ओ डैश से कहाँ गए, पी पे, लगातार जा रहे हैं, तो हमारा यहाँ से यहाँ जाना कैसा हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। तो जो थर्ड साइड वो कैसी होगी, अपोजिट हो जाएगी। तो देखिए बाय ट्रायंगल लॉ, बाय ट्रायंगल लॉ इन ट्रायंगल ओ पी ओ डैश। ठीक है, ध्यान देना क्या आएगा, ओ डैश प्लस ओ डैश पी इक्वल टू में ओ पी वेक्टर। तो ओ डैश का मतलब क्या आएगा, वी वेक्टर इंटू में टी, प्लस आएगा ओ डैश पी का मतलब क्या आएगा, आर डैश वेक्टर, यहाँ क्या आ जाएगा, आर वेक्टर। ठीक है, तो ये बच्चों हमारे पास क्या है, मेन इक्वेशन आ गई। और देखिए इसको कैसे लिखेंगे अपन, आर डैश इक्वल टू में कितना आ जाएगा हमारे पास, आर वेक्टर माइनस में कितना आ जाएगा, वी वेक्टर टी। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है किसकी, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की। दिस इक्वेशन इज नोन एज पोजीशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ऑफ गैलीलियन। ठीक है, तो देखिए इसको हम लिखेंगे फॉर द एक्सिस एक्स वाई एंड जेड। ध्यान दे कैसे लिखेंगे अपन, आर डैश अगर क्या होगा, एक्स डैश होगा, तो यहाँ पे कितना आएगा, एक्स माइनस वी टी आ जाएगा। भाई एक्स, वी में हम क्या लिखते हैं, वी एक्स चलेगा, पर वी आपको पता है कांस्टेंट है, तो या तो वी एस लिखो या क्या लिखो, वी चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे वाई डैश इक्वल टू में वाई रहेगा, यहाँ पे जेड डैश इक्वल टू में क्या रहेगा, जेड ही रहेगा, इनमें कोई चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ध्यान दो, हमने यहाँ पे क्या माना है कि सिस्टम एच डैश मूव कर रहा है अलोंग द एक्सिस एक्स, तो नहीं चेंज किसमें होगा, एक्स में, वाई जेड इस पे क्या रहेंगे, हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। तो बच्चों ये तीनों जो सेट मैंने लिखे हैं, दीज आर द पोजीशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ऑफ गैलीलियन। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बच्चों बात करेंगे बहुत ही मेन टॉपिक के बारे में, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, जिसका बहुत बड़ा यूज़ है और ये टॉपिक आपके सेकेंड ईयर में भी काम में आता है। ठीक है, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन में टाइम का भी कंसेप्ट आएगा, स्मॉल का। देखो जैसे अभी हमारे पास में कोऑर्डिनेट कितने हैं, 3 है, एक्स वाई जेड। तो किसी भी कार्टेशियन सिस्टम में टाइम को मेजरमेंट करने के लिए हम आमतौर पे क्लॉक काम में लेते हैं। काम में क्या लेते हैं, क्लॉक, क्योंकि इसमें टाइम का वेरिएबल नहीं है। लेकिन हम जब पढ़ेंगे लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें टाइम का एक्सप्रेशन भी आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, और आपके जितने भी डाउट्स है इसी तरीके से आप मुझे व्हाट्सअप करते रहिए, मैं आपके हर एक प्रॉब्लम टॉपिक का मैं क्या बनाऊंगा, वीडियो आपको बनाकर दे दूंगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, मिलते हैं बाद में।